हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और आज के इस वीडियो में हम लोग 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे रिलीजन से। इसके द्वारा हम लोग रिलीजन को कंप्लीट तरह से पूरी तरह से हम लोग रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे इन 25 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ क्लासिकल रिलीजन, यानी जो क्लासिकल रिलीजन है उसका फादर किसे माना जाता है, जनक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शंस है केनेथ वाल्ट्ज, हंस मर्गेंथाउ, जॉन मर्साइमर और ई.एच. कार। इसमें से हंस मर्गेंथाउ जो है इनको फादर माना जाता है क्लासिकल रिलीजन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हंस जे मर्गेंथाउ। हंस मर्गेंथाउ को फादर माना जाता है क्लासिकल रिलीजन का और उनकी पुस्तक जो है वो पॉलिटिक्स एमंग नेशंस है, जो 1948 में पब्लिश्ड होती है। ये रियलिस्ट प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करते हैं और 6 प्रिंसिपल्स भी देते हैं क्लासिकल रिलीजन के। और उनका मानना है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो रूट करती है ह्यूमन नेचर्स पे, और स्टेट्स जो है तो पावर और नेशनल इंटरेस्ट को प्राइमरी ड्राइवर मानते हैं स्टेट्स के बिहेवियर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सिक्योरिटी कंपटीशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द स्टेट्स। स्ट्रक्चरलिज्म के अनुसार प्राइमरी काज क्या होता है, कारण क्या होता है जिसके कारण स्टेट्स जो है तो सिक्योरिटी कंपटीशन होती है स्टेट्स के बीच और कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। ऑप्शन है आपके ह्यूमन नेचर्स यानी मानव का स्वभाव, दूसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं उनके प्रभाव से, या इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की वजह से, या एनार्किक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम उसकी वजह से ये सिक्योरिटी कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी स्ट्रक्चरलिज्म यह मानता है कि जो प्राइमरी काज है सिक्योरिटी कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट का स्टेट्स के बीच वो इंटरनेशनल सिस्टम के एनार्किक स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है। ये जो है तो केनेथ वाल्ट्ज जो है तो स्ट्रक्चरलिज्म के माने जाते हैं, उनका मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक सेंट्रल अथॉरिटी की कमी दिखाई देती है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो स्टेट्स के बिहेवियर्स को गवर्न करे, जिसके कारण स्टेट्स के बीच क्या होता है हमेशा सिक्योरिटी के लिए कंपटीशन बना रहता है और कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। एनार्किक स्ट्रक्चर्स माना जाता है इंटरनेशनल सिस्टम्स का न्यू रिलीजन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल रिलीजन और न्यू रिलीजन। क्लासिकल रिलीजन और न्यू रिलीजन में क्या प्रमुख डिफरेंस है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अनुसार। तो ये ध्यान रखिए, जो क्लासिकल रिलीजन है वो मानता है कि जो स्टेट ह्यूमन का नेचर होता है वो स्टेट्स के बिहेव को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है, जबकि न्यू रिलीजन जो है वो फोकस करता है जो इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर है उस पर। तो यहाँ पर पहला नंबर जो ऑप्शन है यानी कि क्लासिकल रिलीजन फोकस ऑन ह्यूमन नेचर्स, while neo-realism focus on structure of the international system। तो इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर्स है वो काफी हद तक डिपेंड करता है स्टेट्स किस तरह से बिहेव करेगा, ये नियो रियलिज्म का मानना है। ठीक, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। क्लासिकल रिजम के थिंकर जैसे हांस मर्गेंथाउ हैं, ये पावर स्ट्रगल की बात करते हैं जो ह्यूमन नेचर्स में इसकी जड़ें पाई जाती हैं। वहीं पर न्यू रिजम के थिंकर्स केनेथ वाल्ट्ज जो हैं वो मानते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्किक है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जिस तरह से स्टेट्स के बीच होता है उसी तरह से स्टेट्स बिहेव भी करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन आर्गुमेंट ऑफ जॉन मर्साइमर्स ऑफेंसिव रिलीजन। तो जॉन मर्साइमर के ऑफेंसिव रिलीजन का मेन आर्गुमेंट क्या है? तो जॉन मर्साइमर का कहना है कि जो स्टेट्स होते हैं वो पावर मैक्सिमाइजर्स होते हैं और इनका गोल होता है, एम जो होता है वो रीजनल या ग्लोबल हेजेमनी बनना होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो पहला ऑप्शन है स्टेट सीक ओनली इनफ पावर टू इंश्योर देयर सर्वाइवल, तो अपनी सर्वाइवल को फोकस करने के लिए केवल पावर एकत्रित करते हैं, ये केनेथ वाल्ट्स का मानना था, न कि जॉन मर्साइमर का। और कोऑपरेशन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते जो रियलिस्ट थिंकर्स हैं उनका मानना है कि जो स्टेट्स होते हैं वो कोऑपरेशंस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक, और ना कोई मोरालिटी होती स्टेट्स का, ये भी स्टेट्स या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर सिक्योरिटी ये भी ऑफेंसिव रिलीजन का आर्गुमेंट्स नहीं है। नेट तो करेक्ट आंसर से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जॉन मर्साइमर ऑफेंसिव रिलीजन के थिंकर्स माने जाते हैं। ठीक, और ये कहते हैं कि स्टेट्स पावर मैक्सिमाइजर्स के लिए जो तो कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन यानी यथार्थवाद का कोर प्रिंसिपल्स क्या नहीं है? तो रिलीजन के 3 कोर प्रिंसिपल्स माने जाते हैं जिसको 3S से भी जाना जाता है, वो है स्टेटिज्म, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प।
इंटरनेशनल कोऑपरेशन गारंटी पीस ये कोर प्रिंसिपल्स में नहीं आता रिलीजन के। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हिस्टोरिकल थिंकर्स वर्क्स इज ऑफन कंसीडर एन अर्ली फाउंडेशन ऑफ रियलिस्ट थॉट। इनमें से किस थिंकर्स का वर्क अर्ली थिंकर्स है जो रियलिस्ट थॉट के फाउंडेशन माना जाता है उनका वर्क? इमानुएल कांट का, थ्यूसिडाइडस का, जीन जैक रूसो का, या वुड्रो विल्सन का? तो थ्यूसिडाइडस जो हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार लिखते हैं 5th सेंचुरी बीसी में, उसको अर्ली फाउंडेशन टेक्स्ट माना जाता है रियलिस्ट थिंकिंग का। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, थ्यूसिडाइडस हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार लिखते हैं जिसमें वो एथेंस और स्पार्टा के बीच जो पावर स्ट्रगल होता है उसको वो एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल रिलीजन व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस हाउ ए स्टेट्स इंटरप्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो न्यू क्लासिकल रिलीजन के अनुसार किस तरह से स्टेट्स जो है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को इंटरप्रेट करते हैं, किसका इन्फ्लुएंस, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके इंटरप्रिटेशंस को? एनार्की ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, ये न्यू रिलीजन का मानना है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड लीडर्स परसेप्शन, तो नियो क्लासिकल रिलीजन का मानना है कि जो एनार्की होती है वो तो है, साथ साथ जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके परसेप्शंस भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेट किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इंटरप्रेट करेगा और फिर किस तरह से बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो न्यू क्लासिकल रिलीजन जो है उनका मानना है कि जो स्टेट्स है वो इंटरप्रेट करता है कि किस प्रकार से लीडर्स या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है स्टेट्स के बिहेवियर को कि इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की आइडिया इन डिफेंसिव रिलीजन एज प्रपोज्ड बाय केनेथ वाल्ट्ज। तो केनेथ वाल्ट्ज के अनुसार क्या की आइडिया है उनका डिफेंसिव रिलीजन का? तो केनेथ वाल्ट्ज मानते हैं कि स्टेट क्या है अपने सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं और उतनी ही पावर को वो एकत्र करना चाहते हैं, उतनी ही पावर वो चाहते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर जो ऑप्शन है स्टेट सीक्स ओनली इनफ पावर टू इंश्योर देयर सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा केनेथ वाल्ट्ज के अनुसार। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। केनेथ वाल्ट्ज का मानना है कि जो स्टेट्स होते हैं वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर होते हैं ना कि पावर मैक्सिमाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रीटी इज ऑफन सीन एज द फाउंडेशनल इवेंट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न स्टेट सिस्टम अलाइन विद द रियलिस्ट प्रिंसिपल्स। इनमें से कौन सी ट्रीटी है जो फाउंडेशनल इवेंट माना जाता है मॉडर्न स्टेट सिस्टम के इटेब्लिशमेंट के लिए? ट्रीटी ऑफ वर्साइल, यूनाइटेड नेशंस चार्टर, कांग्रेस ऑफ वियना, या ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में साइन होती है। तो 30 ईयर का वार होता है उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो फाउंडेशन इवेंट माना जाता है मॉडर्न स्टेट सिस्टम का, और यहीं से सोवरेंटी जो स्टेट्स के बीच का कॉन्सेप्ट है वो उभर कर सामने आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। स्टेट सोवरेंटी और नॉन इंटरवेंशन का जो प्रिंसिपल्स है वो भी यहाँ से निकल के सामने आता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, और यही ट्रीटी जो है तो मॉडर्न जो नेशन स्टेट्स हैं उस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करती है, एस्टेब्लिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिक्योरिटी डायलेमा इन रियलिस्ट थ्योरी। तो रियलिस्ट थ्योरी में सिक्योरिटी डायलेमा जो टर्म है उसका क्या मीनिंग है? तो जो सिक्योरिटी डायलेमा होता है इसमें क्या होता है कि कोई स्टेट्स है वो अपने सिक्योरिटी के लिए जो है तो मेजर्स लेते हैं, कदम उठाते हैं, लेकिन वो दूसरे स्टेट्स के लिए वो थ्रेट का कार्य करते हैं, अनइंटेंशनली जो है तो थ्रेट क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है ए कंडीशंस वेयर स्टेट टेक्स मेजर फॉर सिक्योरिटी बट अनइंटेंशनली क्रिएट द इनसिक्योरिटी फॉर अदर स्टेट्स। दूसरे स्टेट्स के लिए क्या करते हैं? इनसिक्योरिटी पैदा कर देते हैं वो स्टेट्स अपने स्टेट्स की सुरक्षा को बढ़ाते हुए। ये मानना है, ये सिक्योरिटी डायलेमा का मीनिंग है रियलिस्ट थ्योरी के अनुसार। करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका नंबर बी नंबर ऑप्शन हो गया। ए कंडीशन वेयर स्टेट्स टेक मेजर्स फॉर सिक्योरिटी एंड अनइंटेंशनली क्रिएट इनसिक्योरिटी फॉर अदर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रियलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो रियलिस्ट थिंकर्स किस तरह उसको देखते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। तो रियलिस्ट थिंकर्स का मानना है कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस वो पावरफुल तो होते हैं, लेकिन ये जो स्टेट्स हैं ये पावरफुल जो स्टेट्स होते हैं उनके व्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इनके पास बहुत कम अथॉरिटी होती है, लिमिटेड अथॉरिटी होती है। यानी जो सी नंबर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है वो यहाँ पर करेक्ट हो गया। यानी दे रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल स्टेट्स, पावरफुल स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इनके पास जो अथॉरिटी होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। यानी कि ये पीस अगर कहीं पर को इन्फोर्स नहीं करते, जो पीस होता है उस जो ये ट्रीटी होती है उसको इन्फ्लुएंस अपने या ला जो कानून बनाते हैं उनको इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू रिलीजन व्हाई डू स्टेट्स फॉर्म अलायंसेस। तो रिलीजन यानी यथार्थवाद की जो थ्योरी है उसके अनुसार स्टेट्स जो तो अलायंसेस क्यों बनाते हैं, संगठन क्यों बनाते हैं? टू प्रमोट ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन, ग्लोबल पीस और कोऑपरेशन के लिए नहीं बनाते, ये रियलिस्ट थिंकिंग में आता नहीं। टू बैलेंस पावर एंड काउंटर पोटेंशियल थ्रेट, तो पावर को बैलेंस करने के लिए अलायंसेस बनाते हैं और साथ साथ जो पोटेंशियल थ्रेट होता है जिनसे उन्हें इनसिक्योरिटी होती है उनको काउंटर करने के लिए ये अलायंसेस बनाते हैं। तो यहाँ बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो रियलिस्ट जो है तो इम्फेसिस करते हैं अलायंसेस को ताकि जो पावर बैलेंस है वो बना रहे और वो अपनी सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सकें। जैसे नाटो अलायंसेस है, कोल्ड वार के दौरान बनाया गया था सोवियत यूनियन के यूएसए के द्वारा और इसके काउंटर बैलेंस में वार्सा पैक्ट जो तो साइन किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स है आपको बताना है, इनमें से रिलीजन का प्रिंसिपल्स क्या नहीं है। एनार्की डिफाइन द इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में जो एनार्की है वो डिफाइन करती है कि इंटरनेशनल सिस्टम किस तरह से होगा। स्टेट एक्ट बेस्ड ऑन द मोरालिटी रेदर देन सेल्फ इंटरेस्ट, स्टेट मोरालिटी के आधार पर जो तो बिहेव करते हैं, ये रिलीजन के प्रिंसिपल्स में आता नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट गाइड फॉरेन पॉलिसी, ये भी रिलीजन का एक प्रिंसिपल्स है। पावर इज द सेंट्रल टू इंटरनेशनल रिलेशंस, पावर भी के लिए कंपटीशन करते हैं जो स्टेट्स होते हैं वो भी इंटरनेशनल सिस्टम में बने रहने की सर्वाइव करने के लिए, तो ये भी रियलिस्ट प्रिंसिपल्स है। तो यहाँ पर नॉट प्रिंसिपल्स पूछा था, कौन सा रियलिस्ट प्रिंसिपल्स नहीं है, तो यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यानी स्टेट एक्ट बेस्ड ऑन द मोरालिटी रेदर देन सेल्फ इंटरेस्ट, यही नहीं है क्योंकि स्टेट्स मोरालिटी के आधार पे बिहेव नहीं करती, ये रियलिस्ट प्रिंसिपल का मानना है। बी नंबर ऑप्शन से यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द की आर्गुमेंट ऑफ रियलिज्म रिगार्डिंग द वार। युद्ध को लेकर रियलिज्म का क्या विचार है या व्यू है, आर्गुमेंट है उसके बारे में। तो रियलिस्ट जो थिंकर्स है वो मानते हैं कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो एनार्किक है और वहां पर जो युद्ध है वो अनिवार्य होता है, उसको टाला नहीं जा सकता। यानी बी नंबर यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट आपका होगा वो करेक्ट होगा। वार इज इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम, तो यहाँ पर बी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रियलिस्ट स्कॉलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म। तो ऑफेंसिव रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है या उसके की थिंकर्स कौन माने जाते हैं? केनेथ वाल्ट्ज, हंस बर्गनथाउ, जॉन मर्साइमर या एच कार। यहाँ पर जॉन मर्साइमर जो है वो ऑफेंसिव रियलिज्म के थिंकर्स माने जाते हैं और वही कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म का। ठीक, जिसमें वो कहते हैं कि जो स्टेट्स होते हैं वो पावर मैक्सिमाइजर होता है, ना कि केवल सिक्योरिटी के लिए इंश्योर करना चाहते हैं, और साथ साथ वो रीजनल और ग्लोबल हेजेमन भी बनना चाहते हैं। नेक्स्ट थिंग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट थ्योरी व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशंस ऑफ स्टेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो रियलिस्ट थ्योरी के अनुसार प्राइमरी मोटिवेशंस क्या होता है स्टेट का इंटरनेशनल सिस्टम। तो रियलिस्ट जो है वो मानते हैं कि स्टेट क्या है पावर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और साथ साथ सिक्योरिटी को भी अपने सिक्योरिटी को बना के रखना चाहते हैं। यानी यहाँ पर आपका सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी इन एक्शंस। तो बैलेंस ऑफ पावर जो थ्योरी है वो क्या है? बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी का मतलब है कि
2 स्टेट्स बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। एक पावर को बैलेंस बनाने के लिए अलायंसेस भी बनाते हैं और कॉम्पिटिशन भी करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। यानी जैसे कोल्ड वॉर का जो पीरियड था वो वहाँ राइवलरी देखी जाती है यूएस और सोवियत यूनियन के बीच। ये एग्जाम्पल्स है आपका बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी का। अगर हम लोग धरातल में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रिलीजन से अबाउट द ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर के बारे में रिलीजन का क्या मानना है? तो ह्यूमन नेचर के बारे में रियलिस्ट मानते हैं कि जो ह्यूमन नेचर होता है वो ड्रिवन होता है सेल्फ इंटरेस्ट और कंपटीशंस के द्वारा। तो जो ह्यूमन होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, अपने हितों के बारे में सोचते हैं और इसके लिए वो लगातार कंपटीशन भी करते रहते हैं रिसोर्सेज के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए। सी नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाता है। रियलिस्ट थिंकर्स जैसे हाब्स और मर्गेंथाउ जो हो तो इस तरह ह्यूमन नेचर्स को देखते हैं कि जो ह्यूमन होता है वो सेल्फिश होता है और पावर सीकर होता है, इसी कारण वो स्ट्रगल करता रहता है, कंपटीशन करता रहता है इंटरनेशनल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज रिलीजन व्यू द रोल ऑफ मोरालिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो रिलीजन के अनुसार मोरालिटी का क्या रोल होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में? तो रियलिस्ट मानते हैं कि मोरालिटी कोई भी रोल प्ले नहीं करती, यानी सेकेंडरी रोल होता है उसका। उसको रिकॉग्नाइज तो करते हैं रियलिस्ट, लेकिन उसका सेकेंडरी रोल मानते हैं, प्राइमरी रोल मानते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, पावर होता है, उसका होता है। मोरालिटी का रोल सेकेंडरी होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो यहाँ पर ए नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट थिंकर्स व्हाई डू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस फेल टू प्रिवेंट वार। तो रियलिस्ट थिंकर्स के अनुसार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं वो वार को प्रिवेंट, वार जो युद्ध होते हैं उनको क्यों नहीं रोक पाते? इसलिए नहीं रोक पाते क्योंकि उनके पास लिमिटेड अथॉरिटी होती है। दे लैक मिलिट्री पावर टू इन्फोर्स फीस, गलत। दे इनकरेज टू मच कोऑपरेशन, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। दे आर कंट्रोल बाय नॉन स्टेट एक्टर, तो ये भी नहीं होगा सही। दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पर लैक ऑफ मिलिट्री पावर, उनके पास मिलिट्री पावर नहीं होती या अथॉरिटी नहीं होती इसको कि वो किसी भी पीस को इंश्योर कर सके। तो ये आपका ए नंबर यहाँ पर सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी फ्रॉम द रियलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी क्या है कि कोई एक हेजेमन होगा, सिंगल पावर, डोमिनेंट पावर होगा, वो क्रिएट करेगा या मेंटेन करेगा जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको। यानी ए नंबर जो आपका ऑप्शन है अ सिंगल डोमिनेंट पावर कैन क्रिएट एंड मेंटेन इंटरनेशनल ऑर्डर, वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक ना? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट है। ठीक। What does the term offshore balancing refer to realist स्ट्रेटजी? तो ऑफशोर बैलेंसिंग क्या है कि ऑफशोर बैलेंसिंग में कोई भी स्टेट जो है तो डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करता किसी भी स्टेट्स में, बल्कि वहां के जो रीजनल एलाइज हैं अपने, उनके माध्यम से वहां पर मेंटेन करना चाहता है पावर को। तो यहाँ पर बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यानी स्टेट्स यूज रीजनल एलाइज टू मेंटेन पावर विदाउट डायरेक्ट इंटरवेंशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट थॉट व्हाई डू राइजिंग पावर ऑफन क्रिएट इनस्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो रियलिस्ट थिंकिंग के अकॉर्ड जो राइजिंग पावर्स है वो क्यों इनस्टेबिलिटी को क्रिएट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज दे सी ग्लोबल गवर्नेंस थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये नहीं होगा। बिकॉज दे चैलेंज एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ पावर, तो ये जो है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्योंकि जो राइजिंग पावर होते हैं, जो बने हुए बैलेंस ऑफ पावर है जो इंटरनेशनल सिस्टम में, उसको वो चैलेंज करते हैं। जो एग्जिस्टिंग पावर है, ग्रेट पावर है, उनको भी चैलेंज करते हैं, जिसके कारण क्या होती है? इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो बी नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? वो करेक्ट हो जाता है। जैसे राइजिंग पावर चाइना जो है तो यूएस का जो डोमिनेंस है उसको जो तो चैलेंज कर रहा है, तो इसके कारण क्या होता है? इम्बैलेंस, इनसिक्योरिटी बन जाती है इंटरनेशनल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स एज एक्सप्लेन्ड बाय जॉन मर्साइमर। तो जॉन मर्साइमर जो ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स कहते हैं वो क्या है? तो वो है कि जो ग्रेट पावर्स होते हैं वो
कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर पाते ड्यू टू एनार्की एंड पावर कंपटीशन जो इंटरनेशनल सिस्टम में पाया जाता है उसकी वजह से। यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनेशनल सिस्टम में बना ही रहता है, ग्रेट पावर जो होते हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ पर बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा करेक्ट है। ठीक, तो जॉन मर्साइमर जो है अपनी पुस्तक लिखते हैं द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, इसमें आर्गू करते हैं कि जो मेजर पावर होते हैं वो लॉक्ड होते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस के लिए, जिसके क्योंकि यहाँ एनार्की होती है इंटरनेशनल सिस्टम में, जिसके कारण वो कॉन्फ्लिक्ट को रोक नहीं पाते, वो इनएविटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट थिंकर्स व्हाई डू स्टेट परस्यू न्यूक्लियर वेपन। तो रियलिस्ट थिंकर्स के अनुसार स्टेट्स जो होते हैं न्यूक्लियर पावर को क्यों परस्यू करना चाहते हैं, या न्यूक्लियर पावर स्टेट्स क्यों बनना चाहते हैं, या न्यूक्लियर जो एनर्जी है या पावर है वेपन्स है उनको क्यों अधिक से अधिक बनाना चाहते हैं। टू प्रमोट डिसआर्मामेंट एंड पीस एफर्ट्स ग्लोबली, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन, कोऑपरेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं बनाना चाहते न्यूक्लियर वेपन्स के द्वारा। टू डिटर पोटेंशियल थ्रेट एंड इंश्योर सर्वाइवल, तो जो पोटेंशियल थ्रेट है उसको डिटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए और अपने सर्वाइवल को इंटरनेशनल सिस्टम में बने रहने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्टेट्स जो है तो परस्यू करना चाहते हैं न्यूक्लियर जो वेपन है उनको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टू डिटर द पोटेंशियल थ्रेट एंड इंश्योर द सर्वाइवल। तो जैसे कोल्ड वॉर का जो इरा था वहां पर यूएस और सोवियत यूनियन दोनों अधिक से अधिक न्यूक्लियर वेपन या म्यूचुअली एश्योर्ड जो डिस्ट्रक्शंस के वेपन है उनको जो हो तो बढ़ाना चाह रहे थे, न्यूक्लियर वेपन अधिक से अधिक एकत्र करने की में या बनाने में लगे हुए थे। ठीक, ताकि दूसरे जो स्टेट्स है उसके थ्रेट्स को वो रोक सके। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था 25 एमसीक्यूज रियलिज्म थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।